आज ये 2 घंटे की मैराथन क्लास होने वाली है और हमारी इस क्लास का समय है रोज़ाना रात 8 बजे। रात 8 बजे यह क्लास होती है और एक लाइव क्लास होती है सुबह 8 बजे। ये दोनों मेगा क्लासेस होती हैं भाई। अब आप हमारा तेज एग्जाम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, जहां हमारी हर क्लास का पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ करंट अफेयर यहाँ आपको मिलेगा, पुराने पेपर से के पीडीएफ यहाँ आपको मिलेंगे और मॉडल प्रश्न पत्रों के सेट भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। साथ ही साथ फ्री नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे और टॉपिक वाइज टेस्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज की क्लास का कि निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म अभिनेत्री का जन्म और पालन पोषण दोनों ही मध्य प्रदेश में हुए? क्या जन्म और पालन पोषण कौन सी हिंदी फिल्म अभिनेत्री के मध्य प्रदेश में हुए थे? जल्दी से बताएं, कौन सी अभिनेत्री हैं जिनका जन्म और पालन पोषण दोनों मध्य प्रदेश में हुआ? तो आप हमेशा याद रखें, ऐसी अभिनेत्री जिनका जन्म और पालन पोषण दोनों ही मध्य प्रदेश में हुआ, ये हैं जया बच्चन। कौन है भाई? जया बच्चन है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है और आपकी तो भाई पुलिस परीक्षा में पूछा भी गया, पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में, कि किशोर कुमार का संबंध कहाँ से है? किनका? किशोर कुमार का संबंध कहाँ से? तो आप याद रखना, किशोर कुमार का संबंध है भाई कहाँ से? खंडवा से। और जया बच्चन का कहाँ से है? जया बच्चन का संबंध है भाई कहाँ से? इंदौर से। कितने लोग कहते हैं कि जया बच्चन का संबंध इंदौर से है? मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर सलमान खान का संबंध कहाँ से? तो आप याद रखना, सलमान खान का संबंध है भाई कहाँ से? सलमान खान का, देखो कुछ लोग कह रहे हैं जबलपुर के, जया बच्चन जबलपुर से, कुछ लोग कह रहे हैं इंदौर। तो भाई असमंजस की स्थिति अब आप लोग क्लियर कीजिएगा बाद में, ठीक है। सलमान खान इंदौर से हैं, ठीक है, और सलीम खान इंदौर से। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में मध्य प्रदेश भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में अगर देखा जाए तो हमारा मध्य प्रदेश भारत का कौन से नंबर का सबसे बड़ा राज्य है? बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है, बताइएगा भाई। सैफ अली खान को कहाँ का नवाब कहा जाता है? कमेंट करके बताओ, सैफ अली खान को कहाँ का नवाब कहा जाता है? चलिए, तो आप हमेशा याद रखें कि भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है भाई, दूसरे नंबर का, ठीक है। क्षेत्रफल के मामले में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश दूसरे नंबर का बड़ा राज्य है। पहले नंबर का बड़ा राज्य कौन सा है? पहला क्षेत्रफल में है भाई राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान है। और जनसंख्या में पहला कौन है भाई? जनसंख्या में फर्स्ट, तो याद रखना जनसंख्या में फर्स्ट है यूपी। चलिए ठीक है, जनसंख्या में यूपी फर्स्ट है, तो भाई मध्य प्रदेश जनसंख्या में कौन से नंबर पर है? मध्य प्रदेश। ये आप ही लोग बताओगे, नहीं पता तो भाई जनसंख्या क्यों नहीं पढ़ी आपने? चलो प्रश्न है, कुछ टॉपिक मुझे ऐसे इसलिए बताने पड़ेंगे आपके टेस्ट के तौर पर, ताकि आप लोग भाई अपनी कमी को पहचाने, उस टॉपिक का ढंग से अध्ययन करो, ठीक है। चलिए प्रश्न है कि मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य या फिर आदर्श वाक्य क्या है? बताइएगा। मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य या फिर आदर्श वाक्य क्या है? 1 अगस्त से आपका क्या शुरू होगा? 1 अगस्त से आपका एमपीजी के डिटेल में शुरू होगा। जी हाँ, डिटेल क्लास होगी, डिटेल में, थ्योरी क्लासेस जिसको कहते हैं, ठीक है, एमपी की। तो आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश पुलिस का जो ध्येय वाक्य है, विकल्प डी में दे रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर, विकल्प डी है भाई देशभक्ति जन सेवा। क्या है? देशभक्ति जन सेवा है विकल्प डी। अब बताइएगा, बिल्कुल विकल्प डी कह रहे हैं कि इसका विकल्प डी है कि मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य आदर्श वाक्य है देशभक्ति जन सेवा, जो कि 100% सही है भाई। अब आप पुलिस कांस्टेबल का पेपर देने जा रहे हो, तो आपकी पुलिस कांस्टेबल में भाई ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा जा सकता कि मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य आदर्श वाक्य क्या है? प्रश्न है कि भारतमाला परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आज आपको सही से दिख रहा है? अक्षर आपको सही से दिख रहे हैं? ये बता दो, भारतमाला परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बताइएगा। बिल्कुल विपिन गुप्ता कह रहे हैं कि इलाका कोई भी हो, धमाका अपना ही होना चाहिए। एमपी का थाना कोई भी हो, पुलिस कांस्टेबल इसी क्लास का होना चाहिए। तो आप हमेशा याद रखें कि जो भारतमाला परियोजना है, इसका उद्देश्य क्या है भाई? भारत को
परियोजनाओं की माला पहनाई जाएगी। इस तरीके से है कि नहीं, ऐसे सड़कें बनाई जाएंगी। अर्थात क्या है इसका उद्देश्य, भारतमाला परियोजना का उद्देश्य है राजमार्गों का निर्माण करना। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सड़कों की माला पहनाएंगे भैया भारतमाला परियोजना में, किसकी सड़कों की माला पहनाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की नई मंजिल योजना का उद्देश्य क्या है। क्या है, भारत सरकार की नई मंजिल योजना का उद्देश्य क्या है, बताइएगा। बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या कह रहे हैं भाई, विकल्प ए कह रहे हैं। अच्छा भैया, अच्छा ऐसी बात है, ऐसी बात है। चलिए देखते हैं भैया आप कितना सही कह रहे हो, आप कितना सही कह रहे हो। विकल्प ए कह रहे हैं। चलिए ठीक है, आपकी बात हम माने लेते हैं, लेकिन भाई सब लोग क्या कह रहे हैं, सब लोग भी ज़्यादातर क्या कह रहे हैं, सब लोग भी ज़्यादातर विकल्प ए ही कह रहे हैं, जो कि भैया बहुत ही अच्छी बात है। तो आप हमेशा याद रखना कि भारत सरकार की जो नई मंजिल योजना है, इसका उद्देश्य है अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। किसके लिए, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण ही प्रदान करना भारत सरकार की नई मंजिल योजना का प्रमुख उद्देश्य है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में गांव की कुल संख्या कितनी है। क्या है, मध्य प्रदेश में गांव की कुल संख्या कितनी है। बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है। जल्दी से भाई एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर दें। आज मैंने आपको टारगेट दिया है 170 प्लस लोग लाइव होने चाहिए भाई। कितने, 170 प्लस लोग लाइव होने चाहिए। तो हमेशा याद रखें, मध्य प्रदेश में जो गांव की कुल संख्या है ये कितनी है, तो मध्य प्रदेश में गांव की कुल संख्या है 50,000 से अधिक। कितनी है भाई, 50,000 से अधिक है मध्य प्रदेश में गांव की कुल संख्या। आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। कितनी है, 50,000 से अधिक है भाई। क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ, लेकिन हाँ मैं एक प्रश्न पूछूंगा आपसे कि भाई मध्य प्रदेश में विकास खंड कितने हैं। क्या है, मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है, आप कमेंट करके बता दो जल्दी से, कितने विकास खंड हैं भाई मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, चलिए प्रश्न है कि किस पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता शास्त्रीय गायिका को ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है। ऐसी कौन सी हमारी गायिका हैं जिनको ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है। बड़ा ही प्यारा सा शानदार सा प्रश्न है भाई, बड़ा ही प्यारा सा शानदार सा प्रश्न है। क्या कह रहे हैं, तो प्रश्न क्रमांक 11 का क्या कह रहे हो, 313 विकासखंड। गजब कर रहे हो भाई, गजब ढा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। 313 विकासखंड है। चलो ठीक है, 313 विकासखंड है, तो मुझे ये बताओ कि नगर निगम कितने हैं, नगर निगम संख्या कितनी है, और कौन से नगर निगम जो है प्रस्तावित हैं। ठीक है, प्रस्तावित नगर निगमों के नाम बताओगे। ठीक है, कितने नगर निगम प्रस्तावित हैं उनके नाम बताना, और नगर निगमों की अभी कितनी संख्या है। तो आप याद रखें, ठुमरी की रानी के नाम से किनको जाना जाता है। बिल्कुल बहुत सही जा रहे हो। तो गिरिजा देवी जी को ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। क्लास के बाद एक बार आपको दर्शन इसके जरूर करने हैं, और हो सके तो किसी अपनी किताब में आपकी जो नोटबुक होगी MPGK की, उसमें इस प्रश्न को लपेट लेना। ठीक है, कि ठुमरी की रानी हमारी गायिका गिरिजा देवी जी को कहा जाता है। प्रश्न है कि प्रतिष्ठित एथलीट गगन नारंग निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं। कौन से भाई, गगन नारंग किस खेल से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल भाई, क्या कह रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं सभी कि दतिया और भिंड। बिल्कुल सही। देखिएगा, नगर निगम, क्या भाई, नगर निगम की संख्या कितनी है, नगर निगम की संख्या है भैया कितनी, 16। लेकिन प्रस्तावित कितने हैं भाई, प्रस्तावित कितने हैं। नंबर 1 है प्रस्तावित आपका कौन भाई, दतिया, और नंबर 2 पर आपका प्रस्तावित कौन है, नंबर 2 पर है आपका भिंड। ठीक है, भिंड और दतिया 2 नगर निगम अभी प्रस्तावित हैं। और प्रतिष्ठित एथलीट गगन नारंग की अगर हम बात करें तो यह जुड़े हुए हैं शूटिंग से। किससे जुड़े हुए हैं, ये शूटिंग से जुड़े हुए हैं गगन नारंग, इतना आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ लक्ष्मीबाई
राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान स्थित है? बताइएगा। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइएगा। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर मौजूद है? बिल्कुल सही जा रहे हो। तो आप हमेशा याद रखना कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान जो है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान जो है, यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। आप हमेशा याद रखना कहाँ पर है? ग्वालियर में जो है फिजिकल कॉलेज स्थित है या लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान मौजूद है। इसकी स्थापना कब की गई, इतना आप जरूर बताइएगा। ठीक है, स्थापना वर्ष क्या था, ये भी भाई आपकी कांस्टेबल के पेपर में ही ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कांस्टेबल में ही ये प्रश्न पूछा गया है, तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि भाई आप बता पाएंगे। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित संबल योजना का उद्देश्य क्या प्रदान करना है? संबल योजना का उद्देश्य क्या है भाई, बताएं क्या है? संबल योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों के लिए ऋण छूट देना, या फिर राज्य के सभी नागरिकों के लिए भोजन देना, या फिर मुफ्त या सब्सिडी वाली बिजली उपलब्ध कराना ही संबल योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो आप हमेशा याद रखें कि संबल योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है, ये है मुफ्त या सब्सिडी वाली बिजली उपलब्ध कराना। ठीक है, आशु नरुका को हमने ब्लू कर दिया है, नए छात्र हैं, तो आप हमेशा याद रखिएगा। वेलकम टू तेज एजुकेशन, प्रियंका अहिरवार को ब्लू कर दिया है, वेलकम टू तेज एजुकेशन प्रियंका। चले, तो हमेशा याद रखें मुफ्त या सब्सिडी वाली बिजली उपलब्ध कराना ही संबल योजना का प्रमुख उद्देश्य है। देखिए अगला प्रश्न है कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने, कौन सा फाउंडेशन है भाई? अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है। इसने मध्य प्रदेश के भोपाल, खरगोन और सागर नामक, कौन कौन से? भोपाल, खरगोन और सागर, इन तीनों जिलों में किसकी स्थापना कर रखी है भाई? बताइएगा, इन्होंने किसकी स्थापना कर रखी है? राधा अहिरवार, ईयरफोन लगाइएगा। ठीक है, ईयरफोन लगाइएगा अगर आ रही है तो आप हमेशा याद रखिएगा, ये सॉन्ग या मूवी नहीं है कि भाई साउंड VFX लगा के एडिट करके चीज़ें आपके सामने आए, लाइव चल रहा है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखें अजीम प्रेमजी फाउंडेशन भोपाल, खरगोन और सागर नामक 3 जिलों में स्थापना की है भाई। इसने किसकी? शिक्षक अध्यापन केंद्रों की स्थापना की है, टीचर्स लर्निंग सेंटर्स की स्थापना की है हमारे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा। प्रश्न बनता है कि जनगणना 2011 की अगर बात की जाए तो जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है? किसके अनुसार? जनगणना 2011 के अनुसार हमारे इस मध्य प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है? सभी भाई क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने हर मित्र के साथ। आज का हमारा टारगेट है 170 प्लस लोग लाइव होना, और ये टारगेट आपको पूरा करना है। ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर कर दो इसीलिए। और रात 10 बजे तक ये क्लास चलने वाली है। आज कब तक? रात 10 बजे तक ये क्लास चलने वाली, आप याद रखना। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में जो साक्षरता दर है ये है 69.32%। कितनी है? 69.32% है। अब मैं आपसे एक प्रश्न और करूंगा, लिंगानुपात की अगर बात की जाए भाई, मध्य प्रदेश में ये तो होगी साक्षरता दर, लेकिन लिंगानुपात की बात की जाए तो कितने लोग सहमत हैं कि 931 है भाई? चलेगा, 931 है मध्य प्रदेश का लिंगानुपात। कितने लोग सहमत हैं कि हाँ 931 है लिंगानुपात? मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? और मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला कौन सा है, ये भी भाई आप ही को कमेंट करना है। क्या? मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला, मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो आप हमेशा याद रखें हिंदुस्तानी संगीत के जनक कौन है? हिंदुस्तानी संगीत के जनक हैं तानसेन। ये मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से स्थान से संबंधित हैं? तो आप हमेशा याद रखें कि तानसेन जो हैं यह बेहट से संबंधित हैं, और तानसेन हिंदुस्तानी संगीत के जनक हैं। कभी पूछ ले कि हिंदुस्तानी संगीत के जनक कौन है, तो जल्दी से कह दीजिएगा कि हिंदुस्तानी संगीत के जनक हैं भाई तानसेन, और तानसेन बेहट से हैं। बेहट कहाँ पर है? बेहट है ग्वालियर में।
ठीक है। ग्वालियर के बेहट में तानसेन का जन्म हुआ था, क्लियर है। और ग्वालियर को फिर क्या कहते हैं भाई, ग्वालियर को तानसेन नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, तानसेन नगरी कहते हैं ग्वालियर को। और तानसेन का मकबरा कहाँ पर है भाई, तानसेन मकबरा, तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में ही मौजूद है। इसके अलावा ग्वालियर में तानसेन मकबरे के अलावा भाई ग्वालियर की अगर मैं बात करूं, किसकी भाई, ग्वालियर की, मैंने बताया कि तानसेन मकबरा है, ठीक है, लेकिन भाई लक्ष्मीबाई की समाधि भी ग्वालियर में ही मौजूद है। फिर मैं बात करूं मकबरों में, तो मोहम्मद गौस का मकबरा, किनका भाई, मोहम्मद गौस का मकबरा, तो मोहम्मद गौस का मकबरा भी कहाँ पर है, ये भी आपका ग्वालियर में ही मौजूद है। और तानसेन का पूरा नाम या मूल नाम पूछ लिया जाता है तो आप याद रखना, तानसेन का मूल नाम है रामतन पांडे। क्या है, तानसेन का मूल नाम क्या है, रामतन पांडे तानसेन का मूल नाम है। और तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे भाई, ठीक है। क्या, अकबर के नवरत्नों में से एक थे तानसेन। प्रश्न है, चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल, रामतनु पांडे इनका नाम था। प्रश्न है कि ओशो रजनीश का जन्म मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में हुआ है। विकल्प ए है रायसेन, विकल्प बी है रतलाम, या फिर विकल्प सी है आपका टीकमगढ़, या फिर विकल्प डी है आपका मंडला। तो इनमें से कौन से जिले में ओशो रजनीश का जन्म हुआ, बताइएगा, कौन से जिले में ओशो रजनीश का जन्म हुआ। निधि ठाकुर कह रहे हैं कि भाई जीवाजी विश्वविद्यालय। क्या जीवाजी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, बिल्कुल सही कहा, जीवाजी विश्वविद्यालय आपका ग्वालियर में है, निधि ठाकुर ने कहा। और इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी। इसी के साथ साथ जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के साथ साथ वर्ष 1964 में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की स्थापना भी 1964 में ही हुई थी, ठीक है। तो वर्ष 1964 में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर और जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर दोनों की स्थापना हुई थी। वहीं फिर बात आती है, इन सारी चीज़ों से मुझे याद आया कि ओशो रजनीश का जन्म कहाँ पर हुआ, रायसेन में हुआ। मुझे एक चीज़ याद आई कि राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय, कौन सा भाई, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय है भाई आपका कहाँ पर, भोपाल में। और इसकी स्थापना कब हुई, तो आप याद रखना, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई भाई कब, वर्ष 1991 में। कब हुई, वर्ष 1991 में राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का ध्येय वाक्य या फिर आदर्श वाक्य क्या है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का ध्येय वाक्य या फिर आदर्श वाक्य क्या है, बताइएगा। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। नीलम दयायत को विलू कर दिया है बहुत ही, और जितेंद्र सिंह को विलू कर दिया है, चलेगा, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमेशा याद रखें, बिल्कुल सही जवाब भाई, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का, जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का ध्येय वाक्य क्या है, अतुल्य भारत का हृदय, ठीक है, अतुल्य भारत का हृदय, या द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। क्या भाई, द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का ध्येय वाक्य है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य है देशभक्ति जन सेवा, पुलिस का क्या ध्येय वाक्य है, मध्य प्रदेश की पुलिस का देशभक्ति जन सेवा मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य है या आदर्श वाक्य है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। विकल्प डी है आपका भोपाल, विकल्प डी क्या है, विकल्प डी है भाई भोपाल। तो मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय मौजूद है भाई कहाँ पर, ये मौजूद है भोपाल में। कहाँ पर है, ये मौजूद है भोपाल में।
और इस विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वर्ष 1990 में। कब हुई? वर्ष 1990 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कौन से विश्वविद्यालय की? माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वर्ष 1990 में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्न में से कौन से शहर में सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है? बताइएगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से शहर में सिक्योरिटी पेपर मिल मौजूद है या सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है? बताएं भाई, कौन से शहर में सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है? बिल्कुल सही जवाब। तो आप हमेशा याद रखें, मध्य प्रदेश का ऐसा शहर जहां पर सिक्योरिटी पेपर मिल मौजूद है, यह शहर है होशंगाबाद। कौन सा है भाई? होशंगाबाद है। ठीक है, विकल्प डी क्या आता है यहाँ पर? होशंगाबाद। ठीक है भाई, होशंगाबाद। क्लियर है? तो होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल मौजूद है। अगला प्रश्न है कि मेरी 51 कविताएं, क्या मेरी 51 कविताएं यह मध्य प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से किस लेखक की कृति है? मेरी 51 कविताएं भाई किस लेखक की कृति है? अंकित कश्यप को ब्लू कर दिया है। चलो बहुत बढ़िया। अभिषेक साहू को ब्लू कर दिया है, बहुत ही शानदार। चले, निश्चय कुमार पटेल को ब्लू कर दिया है। तो आप हमेशा याद रखें, जी, कुछ लोग विकल्प सी बता रहे हैं लेकिन कुछ लोग विकल्प ए बता रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति कुछ लोगों के बीच। विकल्प सी बता रहे हैं भाई। तो ये तो बहुत ही फेमस प्रश्न है और बहुत ही फेमस रचना है भाई। जैसे कालिदास की रचनाएं बहुत फेमस हैं, बहुत ज़्यादा पूछी जाती रहती हैं। पुलिस में तो बहुत पूछी गई हैं कालिदास की रचनाएं। उसी तरीके से ये भी पुलिस में काफ़ी प्रचलित रहा है। तो मेरी 51 कविताएं कृति है भाई कौन से लेखक की? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ठीक है, किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अटल बिहारी मध्य प्रदेश के कहाँ से थे भाई? मध्य प्रदेश के ग्वालियर से थे अटल बिहारी वाजपेयी। और ये मध्य प्रदेश के ऐसे पहले व्यक्ति थे जो क्या है भाई? प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस धर्म के साथ टावर ऑफ साइलेंस जुड़ा हुआ है या टावर ऑफ साइलेंस का संबंध कौन से धर्म से है? बताएं, टावर ऑफ साइलेंस का संबंध कौन से धर्म से है? बताइए, टावर ऑफ साइलेंस का संबंध कौन से धर्म से है? बिल्कुल भाई, तो हमेशा याद रखें, टावर ऑफ साइलेंस का संबंध है भाई कौन से धर्म से? पारसी धर्म से। टावर ऑफ साइलेंस का संबंध कौन से धर्म से है? टावर ऑफ साइलेंस का संबंध है पारसी धर्म से। और टावर ऑफ साइलेंस बोले तो भाई कौन सा? निस्तब्धता का दुर्ग। किसका? निस्तब्धता का दुर्ग। ठीक है, टावर ऑफ साइलेंस बोले तो निस्तब्धता का दुर्ग। अगला प्रश्न है, अब देखिए एक प्रश्न और याद रखना, टावर ऑफ साइलेंस को भाई पारसियों के कब्रिस्तान को टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। प्रश्न है, प्रथम भारतीय स्वदेशी रंगीन फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी है? पहली भारतीय स्वदेशी रंगीन फिल्म कौन सी है? बताएं। अच्छा, नए हैं मंगल सिंह, वेलकम टू तेज एजुकेशन, आपको ब्लू कर दिया है। तो आप हमेशा याद रखें, पहली भारतीय फिल्म की बात हो रही है जो कि स्वदेशी है और रंगीन फिल्म भी है भाई, पहली भारतीय। तो याद रखें, इसका नाम है किसान कन्या। ये पहली रंगीन फिल्म है भाई भारत की जो कि स्वदेशी है। ओके, और इस फिल्म के निर्देशक कौन रहे थे? इस फिल्म के निर्देशक रहे थे भाई मोती बी गिडवानी। कौन रहे भाई? मोती बी गिडवानी इस फिल्म के निर्देशक रहे थे। और यह फिल्म कब? यह फिल्म वर्ष 1937 में प्रकाशित हुई थी। कब? वर्ष 1937 में यह फिल्म प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण किसके एक प्रसिद्ध कलाकार थे? क्या है? डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण किसके एक प्रसिद्ध कलाकार थे? बताइएगा।
डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण किसके एक प्रसिद्ध कलाकार थे? तो आप हमेशा याद रखिएगा, जी हाँ बिल्कुल सही। तो आप हमेशा याद रखें, बाल मुरली कृष्ण एक प्रसिद्ध कलाकार थे भाई कर्नाटक गायन के। किसके? कर्नाटक गायन के एक प्रसिद्ध कलाकार थे। प्रश्न है, लालजी सिंह को भारत के किस रूप में जाना जाता था? बताइए, लालजी सिंह को भारत के किसके रूप में जाना जाता था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप हमेशा याद रखें, लालजी सिंह को भारत के किस रूप में जाना जाता था भाई? तो इन्हें जाना जाता था डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में। किसके रूप में? डीएनए के फिंगरप्रिंट के पिता के तौर पर लालजी सिंह को जाना जाता था। ठीक है, डीएनए के फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में लालजी सिंह को जाना जाता। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस में कप्तान रूप सिंह स्टेडियम मौजूद है? बताइएगा, कप्तान रूप सिंह स्टेडियम जो है यह मध्य प्रदेश के किन शहरों में है? कौन से शहर में है कप्तान रूप सिंह स्टेडियम? तो आप हमेशा याद रखें, कप्तान रूप सिंह स्टेडियम जो है यह मौजूद है भाई कहाँ पर? ये ग्वालियर में मौजूद है कप्तान रूप सिंह स्टेडियम, हमेशा याद रखिएगा। कहाँ पर है कप्तान रूप सिंह स्टेडियम? ग्वालियर में मौजूद है। देवेंद्र लोधी बिल्कुल आपको ब्लू कर दिया है, लेकिन विकल्प सी आप बता रहे थे इसका। चलिए, राम कुमार बिल्कुल सही। चलिए, हमेशा याद रखें, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शिवराज सिंह चौहान ने कौन से वर्ष में पदभार संभाला था? विकल्प ए है कि वर्ष 2010 में, या फिर वर्ष 2005 में, या फिर वर्ष 2013 में, या फिर वर्ष 2008 में पदभार इन्होंने संभाला था। बताइएगा, शिवराज सिंह चौहान ने जब पहली बार मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान, तो इन्होंने कौन से वर्ष में पदभार संभाला था? कौन से वर्ष में इन्होंने शपथ ली थी भाई? भाई 2050 कौन कह रहा है कि 2050 में? भाई अभी 2021 चल रही है भाई साहब, 2050 अभी आई नहीं है, आएगी अभी। ठीक है, तो क्या है? शैतान सिंह भाई, कैसा नाम है? आपको ब्लू कर दिया है। नीतीश रघुवंशी आपको ब्लू कर दिया है। वेलकम टू तेज एजुकेशन फैमिली। तो आप याद रखें, नीतीश रघुवंशी वेलकम टू तेज एजुकेशन। तो आप याद रखें जो है कौन है ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभाला था वर्ष 2005 में। अगला प्रश्न, और अब कौन सी बार बने हैं? चौथी बार जो है मध्य प्रदेश के सीएम बने हैं। कौन सी बार? चौथी बार ये सीएम बने हैं। और 2005 से लगातार 3 पंचवर्षीय से अब तक के मुख्यमंत्री पद पर ये रहे हैं। और अब थोड़ी देर के लिए क्या है, कांग्रेस आ गई थी, थोड़ी देर के लिए आई थी टाइम पास करने के लिए। ठीक है, फिर बेचारी फिर चली गई, फिर आ गए, तो चौथी बार फिर से इन्होंने शपथ ले डाली। भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई स्वयं का उद्देश्य क्या है? भारत सरकार ने जो स्वयं योजना शुरू की उसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहला विकल्प है कि शहरी युवक के लिए स्वरोजगार पैदा करना, या फिर स्वयं वित्त पोषित कॉलेजों को बढ़ावा देना, या फिर पंचायत के द्वारा प्रशासन को बढ़ावा देना, या फिर बड़े पैमाने पर ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों को खोलना ही भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का उद्देश्य था। ठीक है, तो आप याद रखना, भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का उद्देश्य था भाई क्या? बिल्कुल भाई, बड़े पैमाने पर ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों को खोलना। क्या था? बड़े पैमाने पर ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों को खोलना ही किसका भाई? भारत सरकार की स्वयं योजना का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, और इस स्वयं योजना के तहत क्या रहता है कि आईआईटी और आईआईएम और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के जो प्रोफेसर रहते हैं ये सभी छात्रों को फ्री ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध कराते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने किसकी जगह ली थी? बताएं, किसकी जगह ली थी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने? बताइए, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
किसकी जगह ली थी भाई? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो आप हमेशा याद रखें कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, देखिए यहाँ पे है उमा भारती, तो भाई उमा भारती तो कौन थी? ये तो मध्य प्रदेश की पहली महिला सीएम थी। मध्य प्रदेश की पहली महिला सीएम थी भाई उमा भारती, ठीक है। और शिवराज सिंह चौहान ने इस जगह ली थी भाई, किसके बाद बने थे ये बने थे बाबूलाल गौर के बाद सीएम। किसके बाद? बाबूलाल गौर के बाद ये शिवराज सिंह चौहान सीएम बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1917 में किस फिल्म निर्माता ने हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की थी? हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना जयंत देसाई ने की, या फिर दादा साहेब फाल्के ने की, या फिर गुरुदत्त ने की, या फिर बी शांता राम ने की? बताएं, हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल भाई, हम अपने लाइव छात्रों के टारगेट, हमने आज टारगेट रखा कि लाइव संख्या 170 प्लस होनी चाहिए। तो बस थोड़ी सी दूर हैं, जल्दी से शेयर कर दो भाई, अपने हर व्हाट्सएप पर फेसबुक पर शेयर कर दो। 170 प्लस लोग लाइव होने चाहिए, इतना तो आपको करना ही करना है भाई तेज एजुकेशन को। चलिए, डेली आपको लाइव की संख्या बढ़ानी हो तो आप हमेशा याद रखें, हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की जो स्थापना है मेरे सरकार, ये कब की गई, ये सॉरी इसकी स्थापना किसने की थी? तो इस हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना दादा साहेब फाल्के ने की थी। और दादा साहेब फाल्के के नाम पर ही हमारी फिल्म जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, फाल्के, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो कि फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भाई, ठीक है। इन्हीं के नाम पर दिया जाता है, यह क्लियर है। अगला प्रश्न है, इनके सम्मान में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। प्रश्न है कि लोकप्रिय हिंदी फिल्म कलाकार अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक स्थान से संबंधित हैं? अगर इन सभी विकल्पों में से आपको किसी एक के बारे में भी पता है, इन तीनों नाम में से, चाहे तो अशोक कुमार, चाहे अनूप कुमार, चाहे किशोर कुमार, तीनों व्यक्तियों में से अगर किसी एक के बारे में भी पता है कि वो कौन से जिले से है, तो भाई पूरा प्रश्न ही सही हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, किशोर कुमार के बारे में तो मैंने ऊपर ही आपको बताया भी था कि किशोर कुमार का संबंध कहाँ से है भाई? किशोर कुमार का संबंध है हमारे प्यारे से खंडवा से। कहाँ से? किशोर कुमार का संबंध है भाई खंडवा से। तो अशोक कुमार भी कहाँ से हो गए? खंडवा से। अनूप कुमार भी कहाँ से हो गए? खंडवा से। किशोर कुमार भी कहाँ से हो गए? खंडवा से। तो ये तीनों के तीनों कुमार हैं ना भाई, तीनों के तीनों कुमार, अशोक, अनूप, किशोर, कौन कौन? अशोक, अनूप, किशोर, ये पूरे के पूरे कुमार खंडवा से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1923 में ध्वज सत्याग्रह मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से स्थान में आयोजित किया गया था? देखिए, पहला प्रश्न हमारा तैयार होता है कि जो ध्वज सत्याग्रह था, यह वर्ष 1923 में आयोजित किया गया था। कब किया गया ध्वज सत्याग्रह? वर्ष 1923 में आयोजित किया गया हमारा ध्वज सत्याग्रह। और ये जो ध्वज सत्याग्रह यह आयोजित किया गया था मेरे सरकार, कहाँ पर? यह जबलपुर में शुरू किया गया था। कहाँ पर? जबलपुर से भाई इसकी चिंगारी, इसकी आग फैली थी ध्वज सत्याग्रह की, ठीक है। कहाँ से? जो है जबलपुर से फैली थी। और इस पूरे देशव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ध्वज सत्याग्रह का नेतृत्व, तो याद रखना, इस ध्वज सत्याग्रह का नेतृत्व किया हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ध्वज सत्याग्रह का नेतृत्व, ध्वज सत्याग्रह कब? 1923 में शुरू हुआ। कहाँ से? जबलपुर से इसकी आग फैली। प्रश्न है कि शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान में हुई थी? बताइएगा, किस स्थान में हुई थी भाई शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? शाहजहां ने मुमताज के लिए तो भाई क्या आगरे का किला बनवा दिया। शाहजहां ने अपनी मुमताज के लिए
आगरे का किला बनवा दिया। और इसी मुमताज़ की मृत्यु भाई कहाँ पर, इसी मुमताज़ की मृत्यु मध्य प्रदेश में हो जाती है। और वो भी कहाँ पर भाई, चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, इटारसी में, महू में, पन्ना में या बुरहानपुर में। तो आप याद रखें कि इनकी मृत्यु हो जाती है भाई। कुछ लोग विकल्प भी बता रहे हैं कि महू, जो कि आपका बिल्कुल ही सही नहीं है। महू में नहीं भाई, शाहजहां की पत्नी मुमताज की जो मृत्यु है भाई साहब, ये बुरहानपुर में होती है। कहाँ पर, बुरहानपुर में होती है। विकल्प डी इसका सही जवाब है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भोपाल में अनुसंधान और औद्योगिक स्टाफ प्रदर्शन केंद्र निम्नलिखित में से कौन से एक देश के तकनीकी सहयोग के द्वारा स्थापित किया गया है। विकल्प ए है आपका जर्मनी, विकल्प बी है भाई आपका अमेरिका, और विकल्प सी है आपका स्विट्जरलैंड। क्या है, स्विट्जरलैंड। और विकल्प डी है भाई आपका क्या, फ्रांस। ठीक है, क्या है, फ्रांस। बताइएगा कहाँ पर इसकी, किसके सहयोग से स्थापित हुआ। तो इसका सही जवाब है भाई जर्मनी। ठीक है, क्या है, जर्मनी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना ईसाई चर्च निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया था। कौन सा सबसे पुराना जो ईसाई चर्च है, यह किस राज्य में स्थापित किया गया था। विकल्प सी है आपका गोवा, विकल्प डी है आपका मिजोरम। बताएं, सबसे पुराना ईसाई चर्च जो है यह किस राज्य में स्थापित किया गया। बस थोड़ा सा शेयर आपको और करना है। हमने टारगेट रखा था कि 170 प्लस लोग लाइव होंगे, तो बस इस टारगेट को पूरा कर दो भाई। 170 प्लस लोग लाइव होने चाहिए। जल्दी से शेयर कर दो, फटाक से जल्दी से शेयर कर दो। तो आप याद रखना, सबसे पुराना ईसाई चर्च अगर कहीं पर है तो वो कौन से राज्य में है, तो वो है भाई केरल में सबसे पुराना ईसाई चर्च मौजूद है। और ये जो सबसे पुराना ईसाई चर्च है, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है देखिएगा सेंट थॉमस सिरोमालावार। कौन सा, सेंट थॉमस सिरोमालावार कैथोलिक चर्च, जो कि पलायूर भारत के पश्चिमी तट पर केरल के त्रिशूर जिले में है। केरल के कौन से, त्रिशूर जिले में ये स्थित है, पलायूर में। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में स्थित मझगांव खदान क्या उत्पन्न करती है। मझगांव खदान हीरे उत्पन्न करती है या बॉक्साइट, कोयला उत्पन्न करती है, या फिर भाई ये सोना उत्पन्न करती है। बताइएगा। मझगांव खदान है एक्चुअली, मझगांव खदान। तो बताएं ये क्या उत्पन्न करती है। जल्दी से भाई शेयर कर दो। 170 प्लस लोग लाइव होने चाहिए। कितने, 170 प्लस। शेयर करो जल्दी से, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। तो आप याद रखें, मझगांव खदान जो है यह किससे संबंध रखती है। बिल्कुल सही जा रहे हो भाई, ये हीरे से संबंधित है। क्या है, मझगांव खदान जो है ये हीरे उत्पन्न करती है, याद रखें। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में रुक जाना नहीं योजना चलती है। ठीक है, आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में रुक जाना नहीं योजना चलती है। तो अब आप ये बताएं कि ये जो रुक जाना नहीं योजना है, इसका संबंध किससे है, यह किससे संबंधित है भाई, रुक जाना नहीं योजना। तो आपको पता होगा, बिल्कुल सिंपल है कि रुक जाना नहीं योजना में क्या होता है भाई, कि 10वीं 12वीं में जो छात्र सप्लीमेंट्री आ जाते हैं या फिर जो फेल हो जाते हैं, उनको एक बार फिर से जो है मौका दिया जाता है इसके द्वारा। और इस रुक जाना नहीं योजना को कौन चलाता है, इस योजना को मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल चलाता है। ठीक भाई, विकल्प ए इसका सही जवाब है। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि भोपाल में आयोजित लोक रंग समारोह क्या है। भोपाल में आयोजित लोक रंग समारोह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। बताइएगा, लोक रंग समारोह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। अति अति महत्वपूर्ण है भाई, अति अति महत्वपूर्ण है। बताएं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि भोपाल में जो आयोजित होता है लोक रंग समारोह, यह हर वर्ष मनाया जाता है। कब, 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई, 26 जनवरी को यह मनाया जाता है। ठीक है, और 26 जनवरी को क्या भाई, गणतंत्र दिवस। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
हाल ही में भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान के द्वारा उद्घाटित किए गए भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? बताइएगा, इसे क्या नाम दिया गया है? तो आप हमेशा याद रखें, बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है भाई कि इसे प्रत्युष नाम दिया गया है। क्या नाम दिया है? प्रत्युष नाम दिया गया है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या का कितना प्रतिशत है जो गाँव में रहता है? बताएं, मध्य प्रदेश में जनसंख्या का कितना प्रतिशत है जो गांव में रहता है? भाई जल्दी से शेयर कर दो। 170 प्लस लोग लाइव होने चाहिए, 170 प्लस लोग लाइव होने चाहिए। जल्दी से शेयर कर दो। तो आप हमेशा याद रखें, बार बार लौट आते हो भाई, 170 से अधिक लोग होने चाहिए। तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या का कितना प्रतिशत है जो गांव में निवास करता है? हमेशा याद रखना है 75% पीपल है या फिर पॉपुलेशन है भाई, जो कहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के गाँवों में निवास करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि 1950 में ब्रिटिश सेंट्रल प्रांतों और बराबर से निम्नलिखित में से किस मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था? किसे मध्य प्रदेश की राजधानी भाई बनाया गया था? 1950 की बात हो रही है। 1950 में कहाँ से? ब्रिटिश सेंट्रल प्रांतों और बरार से किसे मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था? बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो भाई, विकल्प डी। विकल्प डी है आपका। क्या है भाई? नागपुर। अब बताओ, कुछ लोग विकल्प डी कह रहे थे, कुछ लोग विकल्प सी कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, विकल्प सी बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिएगा, कौन कौन कह रहे हैं? पप्पू खजुरिया आपको ब्लू कर दिया है। बीरू साग के कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऊषा आपको भी ब्लू कर दिया है। तो हमेशा याद रखें एंड वेलकम टू तेज एजुकेशन फैमिली सभी नए स्टूडेंट्स का। इसका सही जवाब है भाई नागपुर। ओके, विकल्प सी नहीं है, ठीक है, आई एम सॉरी। विकल्प डी इसका सही जवाब है, नागपुर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति है? बताएं, मध्य प्रदेश में कौन है जो सबसे बड़ी जनजाति है? बताइएगा, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है वही भारत देश की भी सबसे बड़ी जनजाति है, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है वही भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति है। तो ये जनजाति है हमारी कौन सी भाई? भील जनजाति, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। और सेकंड नंबर की बड़ी जनजाति कौन सी है मध्य प्रदेश की? तो मध्य प्रदेश की सेकंड नंबर की बड़ी जनजाति है भाई गोंड, ठीक है। कौन सी है? गोंड। और गोंड किस शब्द से बना है? तो गोंड बना है भाई कोंड शब्द से। किससे? कोंड शब्द से या कोंड शब्द से बना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, और भील बना है भिल्ल से। भील किससे बना है? भिल्ल शब्द से। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में आयोजित खजुराहो महोत्सव निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है? खजुराहो महोत्सव निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है? बिल्कुल सही। तो आप हमेशा याद रखें कि खजुराहो महोत्सव संबंधित है भाई किससे? किस क्षेत्र से? जी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। तो हमेशा याद रखें कि खजुराहो संबंधित है, जी नहीं, भारत की गोंद नहीं है, गोविंद विश्वकर्मा। बिल्कुल 100% कह रहा हूँ, आंकड़े देख लो। हाँ, कुछ किताबों में दिया रहता है, लेकिन महेश्वरी में डाटा जो है वो ऐसे ही दिया है कि भारत की और मध्य प्रदेश की दोनों की सबसे बड़ी जनजाति भील है। और उसमें एक कोष्टक में दिया है नोट करके। माहेश्वरी की किताब की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि पीएससी के लिए सबसे बड़ा अच्छा संस्थान है इंदौर में, और कई वर्षों से उसकी किताब मार्केट में है। तो उसमें एक कोष्टक में लिखा हुआ है नोट करके कि कई किताबों में दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, गोंड, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, उन्होंने दिया नोट करके। तो आप हमेशा याद रखें खजुराहो महोत्सव किन क्षेत्रों से संबंधित है भाई? जी बिल्कुल। तो इसका सही जवाब है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। क्लियर है? किससे? शास्त्रीय नृत्य से। अगला प्रश्न है, प्रमोद तोमर नहीं है, ठीक है, भील है दोनों की। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित, मैं पुणेकर की बात कर रहा हूँ, मैं पुणेकर का डाटा आपको बता रहा हूँ, ठीक है, किसका? पुणेकर का बता रहा हूँ, और महेश्वरी का, दोनों किताबों का आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। मैं पुणेकर और नहीं, पुणेकर का मैं न्यू एडिशन देख रहा हूँ भाई, पुणेकर का, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना
चलिए, और गलती होगी भी तो मैं मान लूँगा, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं भाई, क्योंकि मैं पुणेकर भी आपको जो पुणेकर ऑब्जेक्टिव आती है डिटेल में उसका रेफरेंस दे रहा हूँ। तो हमेशा याद रखें किस जिले में अफीम और चरस का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और बाकी अगर कोई कमियाँ होगी तो 1 अगस्त से डिटेल क्लास में एमपी की थ्योरी क्लासेस शुरू करा, उसमें अपन दूर कर लेंगे, ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप याद रखें अफीम और चरस का उत्पादन सबसे अधिक होता है कहाँ पर? जी बिल्कुल सही। तो अफीम का उत्पादन कहाँ पर होता है? अफीम का उत्पादन कहाँ पर होता है? हमेशा याद रखना, अफीम होता है हमारा कहाँ पर भाई? मंदसौर में। मंदसौर कहाँ पर है? सिवना नदी किनारे। मंदसौर कहाँ पर है? मंदसौर है सिवना नदी किनारे। कहाँ पर है? सिवना नदी किनारे है मंदसौर। मंदसौर का अन्य नाम क्या है? तो आप याद रखना मंदसौर का अन्य नाम क्या है, बताइएगा। मंदसौर का अन्य नाम क्या है? कितने लोग कमेंट कर रहे हैं भाई, जल्दी बताएं। मंदसौर का दूसरा नाम क्या है? बिल्कुल भाई, गांजा कहाँ पर? खंडवा में होता है। गांजा कहाँ पर? गांजा खंडवा में होता है। कहाँ पर? खंडवा में होता है। मैं मंदसौर, बिल्कुल सही जवाब। मंदसौर का अन्य नाम है भाई क्या? दसपुर। क्लियर। अगला प्रश्न है, केरल में कालरी किसका जन्म स्थल है? केरल में कालरी है जो किसका जन्म स्थल है, बताइएगा। MIT प्रहलाद आपको ब्लू कर दिया है, वेलकम टू तेज एजुकेशन। बताएं केरल में कालरी किसका जन्म स्थल है? और यह क्लास रोजाना रात 8 बजे आप लोगों के लिए शुरू होती है। कब भाई? रोजाना रात 8 बजे शुरू होती है और सुबह 8 बजे भी क्लास चलती है। और 1 तारीख से हम करंट अफेयर प्लस साइंस भी आपके लिए शुरू करने वाले हैं। चले, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? तो केरल में कालरी किसका जन्म स्थल है भाई? तो ये जन्म स्थल है आदि शंकराचार्य का। किसका? आदि शंकराचार्य का जन्म स्थल है केरल का कालरी। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में स्थित निम्नलिखित बाघ अभयारण्यों में से कौन सा मोगली की असली भूमि और रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखित प्रसिद्ध जंगल बुक का क्षेत्र है, बताइएगा। 4 विकल्प हैं आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं भाई, क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा क्या होगा। वेलकम टू तेज एजुकेशन। और सभी नए स्टूडेंट्स को हमने ब्लू कर दिया है। चलिए आगे बढ़ जाएं। जामना आपको भी ब्लू कर दिया है। सभी नए स्टूडेंट्स का वेलकम है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? कि मोगली की असली भूमि और रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखित जो बुक है, प्रसिद्ध बुक जंगल बुक, इसका क्षेत्र कौन सा है? इसका क्षेत्र है भाई पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है भाई? पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आप याद रखना पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है भाई, ये हमारा सिवनी और छिंदवाड़ा। कहाँ पर? पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा में है। क्लियर है? ये इनको अच्छे से याद रखना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ पर है? सिवनी और छिंदवाड़ा में है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय मौजूद है, बताएं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पर मौजूद है, बताइएगा। तो आप हमेशा याद रखें कि जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है यह जबलपुर में मौजूद है। कहाँ पर है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो है ये जबलपुर में मौजूद है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वित्तीय निगम का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? क्या है? मध्य प्रदेश वित्तीय निगम का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? जबलपुर, ग्वालियर, बताएं। जबलपुर, ग्वालियर या इंदौर, या फिर विकल्प डी है आपका भोपाल, बताइएगा। कहाँ पर है मध्य प्रदेश वित्तीय निगम का मुख्यालय? वेलकम टू तेज एजुकेशन टिंकू किरार। तो आप याद रखें, दीपचंद केकम, वेलकम टू तेज एजुकेशन। आप हमेशा याद रखें कि मध्य प्रदेश वित्तीय निगम का जो मुख्य कार्यालय है यह मौजूद है आपका कहाँ पर भाई? इंदौर में मौजूद है। मध्य प्रदेश वित्तीय निगम का जो कार्यालय है, मुख्य कार्यालय, यह इंदौर में स्थित है। रावल सिंह मेहता, वेलकम टू तेज एजुकेशन।
तो सभी नए छात्र चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और सुबह 8 बजे और रात 8 बजे यह क्लासेस आप लोगों के लिए होती है यूट्यूब पर। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? क्या है? राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सबसे पहला है हिंदी व्यंग्य या हिंदुस्तानी संगीत या फिर सामाजिक सेवा या फिर विकल्प डी है आपका शास्त्रीय नृत्य। क्या है? शास्त्रीय नृत्य। बताइएगा, राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताएं, राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? बिल्कुल सही जा रहे हो, लेकिन कुछ लोग विकल्प ए कह रहे हैं तो कुछ लोग विकल्प सी कह रहे हैं। तो असमंजस की स्थिति तो बनी हुई है भाई, असमंजस की स्थिति आप लोगों के बीच बनी हुई है कि राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान हिंदी व्यंग्य में दिया जाता है या सामाजिक सेवा में दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि इसे भाई हिंदी व्यंग्य में दिया जाता है। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। क्लियर है कि राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान हिंदी व्यंग्य में दिया जाता है। प्रश्न है कि अवधी बोली में 1540 में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है? बताएं, महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है भाई? और जो अवधी बोली में लिखा गया महाकाव्य है, पद्मावत अवधी बोली में लिखा गया महाकाव्य है, इसके रचयिता कौन है? तो आप याद रखिएगा, इसके रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है मेरी सरकार, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे बंधु कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचनाकार हैं, जो कि अवधी बोली में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि हम्पी दक्षिण भारत के किस साम्राज्य का अवशेष है? बताइएगा, हम्पी दक्षिण भारत के किस साम्राज्य का अवशेष है? पर्याप्त समय आपको दिया जा रहा है, प्रश्न पढ़ें, समझें, सोचें और आंसर कमेंट करें भाई। सबसे पहली बात तो ये कि जो हम्पी है, हम्पी कौन सी नदी के किनारे है? तो हम्पी भाई तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कौन सी? तुंगभद्रा नदी किनारे। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी मौजूद है और यह हम्पी अब खंडहर के रूप में डला हुआ है और यह मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर की राजधानी हुआ करता था। इसकी भाई विजयनगर की राजधानी हुआ करता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जनक कहा जाता है? क्या है? आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जनक किसको कहा जाता है? तो बस एक बार आप लोग फिर से शेयर कर दो। देखो 170 प्लस लोग लाइव, 5 से 6 बार लोग 165 के आसपास आ गए, लेकिन 170 प्लस नहीं हो पा रहे। तो शेयर कर दो जल्दी से। आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जनक किनको कहा जाता है? जी बिल्कुल सही। तो आप हमेशा याद रखें, आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जनक कहा जाता है राम किंकर वैज को। किनको भाई? राम किंकर वैज को आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जनक कहा जाता है। क्लियर है? प्रश्न है कि लोकसभा की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लोकसभा की पहली महिला महासचिव है भैया, पहली महिला महासचिव है। तो स्टैटिक जीके के अंतर्गत ये प्रश्न तैयार हो जाता है और सेट हो जाता है। तो इसका सही जवाब है कि लोकसभा की पहली महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव हैं। कौन है भाई? स्नेहलता श्रीवास्तव। ये फैक्चुअल प्रश्न है, तो इसका तो जवाब पता होगा तो तुरंत आ जाएगा, अन्यथा नहीं आएगा। चलिए, इसलिए ऐसे प्रश्नों में जल्दी करते हैं। प्रश्न है कि मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की, कौन सी भाई? मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? अब कंफ्यूज मत होना, किसी अन्य मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ, कॉलेज के साथ इसकी तुलना मत कर देना कि किसी अन्य कॉलेज के साथ इसकी तुलना कर दो। तो याद रखना, मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जो है यह हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में, कहाँ पर है भाई? ये इंदौर में है। विकल्प सी बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं भाई? अंशु, आशु नरुका और दीपचंद। और कौन बता रहे हैं भाई? विकल्प सी और बता रहे हैं, जल्दी बताएं कहाँ पर है भाई? चलिए, और बता रहे हैं सी प्रिया तोमर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और
नीलम और राधा अहिरवार, गीता यादव, सरला सोनी, राधा अहिरवार और प्रगति, बहुत बढ़िया। और शिवराज सालवी आपको ब्लू कर दिया, बहुत बढ़िया, जो कि बिल्कुल ही गलत है, इंदौर में नहीं है भाई, क्योंकि मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जो है यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में मौजूद है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये मौजूद है। और इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना भाई वर्ष 2011 में स्थापना की गई। ठीक है, कब? वर्ष 2011 में इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट की शैली को क्या कहा जाता है? बताएं। मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट की शैली को क्या कहा जाता है? बताइएगा। सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट की शैली को क्या कहा जाता है? बिल्कुल भाई, सांची के स्तूप में सजावट की शैली को क्या कहा जाता है? सबसे पहली बात, जो सांची के स्तूप हैं ये कहाँ पर है? सांची के स्तूप हैं भाई कौन से ज़िले में? रायसेन ज़िले में है सांची के स्तूप। कहाँ पर हैं? रायसेन ज़िले में है सांची के स्तूप, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, सांची के स्तूप कहाँ पर है? रायसेन ज़िले में। और बिल्कुल भाई, तो इसका सही जवाब है कि जो सजावट की शैली है सांची के स्तूपों में, इसको कहते हैं भरहुत। क्या कहते हैं? भरहुत इसको कहा जाता है। राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किसके राज्यपाल थे? कौन? सम्राट अशोक। ठीक है, राजा बनने से पहले ये वर्तमान मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र के राज्यपाल थे? जी बिल्कुल सही जा रहे, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो भाई शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? उज्जैन के। कहाँ के? उज्जैन के राज्यपाल थे। क्लियर है? कहाँ के? उज्जैन के राज्यपाल थे, इतना आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए कितना बढ़िया प्यारा सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य है? कौन सा पहला राज्य है जिसका अपना लोगो या फिर प्रतीक चिन्ह है? चारों विकल्प भाई आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहला है हैदराबाद, दूसरा है आपका कौन सा भाई? मुंबई, तीसरा है बेंगलुरु, चौथा है आपका दिल्ली। बताएं इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसका अपना लोगो या फिर खुद का प्रतीक चिन्ह है? जी बिल्कुल सही जा रहे हो। तो क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है भाई साहब क्या? बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु इसका सही जवाब है, जिसका अपना लोगो या फिर अपना क्या है? जिसका अपना लोगो या अपना प्रतीक है भाई। ठीक है, अपना लोगो या अपना प्रतीक है जिसके पास, इतना आप याद रखिएगा। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ जाएं या नहीं, मुझे इतना बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं। और बेंगलुरु को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष का शहर कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहते हैं बेंगलुरु को। चलिए प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी सांस्कृतिक पहचान भगोरिया नृत्य शैली है? विकल्प डी है भाई इसका कौन? गोंड। ठीक है, विकल्प डी क्या है? गोंड। देखिएगा मैंने क्या कहा? वेंगलोर को क्या कहते हैं भाई? वेंगलोर को कहते हैं हम अंतरिक्ष का शहर। किसका? अंतरिक्ष का शहर। और इलेक्ट्रॉनिक शहर। और किसका भाई? इलेक्ट्रॉनिक शहर भी इसको कहते हैं। ठीक है, किसको? वेंगलोर को। ठीक है भाई, चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक पहचान भगोरिया नृत्य शैली है किसकी? तो इसका सही जवाब है भाई वेगा। ठीक है, किसकी? बेगा जनजाति की। प्रश्न में आता है कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के पास किस वर्ष में अपना जीवन गंवा दिया था? बताइएगा, किस वर्ष में अपना जीवन इन्होंने गंवा दिया था? जी बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि हमारी प्यारी सी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी ने ग्वालियर के पास अपना जीवन गंवा दिया था। और यह 1858 में इन्होंने अपना जीवन गंवा दिया था। और इसी ग्वालियर में इसीलिए क्या है, रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि भी मौजूद है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में ही मौजूद है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर उज्जैन स्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर उज्जैन स्थित है, बताइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस नदी के तट पर उज्जैन स्थित है। बताइए किस नदी के तट पर उज्जैन स्थित है। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। तो आप हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखिएगा कि उज्जैन स्थित है भाई किस नदी के किनारे, बताएं। उज्जैन किस नदी के किनारे? बिल्कुल सही भाई, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। और क्षिप्रा कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो आप याद रखना, इसका उद्गम होता है भाई काकरी वर्डी से। ठीक है, कहाँ से? काकरी वर्डी से इसका उद्गम होता है क्षिप्रा नदी का, और क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में भीमबेटका शैलाश्रय मौजूद है। मध्य प्रदेश के किस जिले में भीमबेटका शैलाश्रय मौजूद है, बताइएगा। नहीं, कमेंट स्लो हम नहीं कर सकते कुलदीप, कमेंट स्लो हम नहीं कर सकते। वो तो जितने ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे ना, उतने स्पीड से ऊपर निकलते जाएंगे कमेंट, उसमें हम क्या कर सकते हैं। ये तो अच्छी बात है कि पूरे स्टूडेंट आंसर कमेंट करते जा रहे हैं, धनाधन ईमानदार हैं बिल्कुल स्टूडेंट, अपने करियर को मतलब बिल्कुल सीरियस लोग पढ़ रहे हैं। इतने लोग 160-70 लोग बिल्कुल सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, और धनाधन धनाधन जियो धनाधन की तरह लगे हुए हैं, जियो धनाधन की तरह लगे हुए हैं, पुलिस धनाधन में, किस में? पुलिस धनाधन में लगे हुए हैं। देखिए नए नए स्टूडेंट आ रहे हैं, टीना झाला, सभी को मैं ब्लू करता जा रहा हूँ। एंड वेलकम टू तेज एजुकेशन फैमिली। और मांडवी त्रिपाठी, वेलकम टू तेज एजुकेशन फैमिली। और राधा सेन, वेलकम टू तेज एजुकेशन फैमिली। चलिए टीना झाला, चलिए हो गए, चलिए बहुत बढ़िया। 170 लोग लाइव हो गए हैं, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने जो हमने कहा वो पूरा कर दिया है, थैंक यू वेरी मच। तो आप हमेशा याद रखें, भीमबेटका शैलाश्रय जो है ये कहाँ पर है मेरे सरकार, मेरे बंधु, ये कहाँ पर है? ये रायसेन में है। क्लियर है भाई, कहाँ पर है? भीमबेटका शैलाश्रय रायसेन में स्थित है। अगला प्रश्न आता है कि दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर किसको समर्पित है। अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है? तो अक्षरधाम मंदिर है मेरे सरकार कहाँ पर? दिल्ली में। और ये जो अक्षरधाम मंदिर है ये कहाँ पर है? दिल्ली में। तो ये किसको समर्पित है, प्रश्न ये है। तो हमेशा याद रखना कि अक्षरधाम शिव मंदिर अक्षरधाम मंदिर जो कि दिल्ली में है, यह समर्पित है भाई स्वामी नारायण को। किसको? स्वामी नारायण को ये समर्पित है। क्लियर है, किसको? स्वामी नारायण को ये समर्पित है। देखिए अच्युत कुमार, वेलकम टू तेज एजुकेशन। अगला प्रश्न है कि भारत के अमर कवि नाटककार हमारे प्यारे से कालिदास, ये मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान से जुड़े हुए थे, बताइएगा। ये मध्य प्रदेश के किस स्थान से जुड़े हुए थे? तो सभी मेरे बंधुओं का, सभी मेरे छात्रों का स्वागत है भाई तेज एजुकेशन पर। और आपने 170 प्लस लोग लाइव कर दिए हैं। सपना सिंह, वेलकम टू तेज एजुकेशन फैमिली। बस इसी तरीके से मुझे आपसे उम्मीद है कि कल आप लोग 200 प्लस लाइव करोगे, कल आप लोग 200 प्लस लाइव करोगे। बस आप तो शेयर कर दिया करो, आप तो शेयर कर दिया करो क्लास को। अपने आप क्लास देखने वाला खुद आएगा क्लास में, उससे रुका नहीं जाएगा भाई। तो हमेशा याद रखें कि कभी नाटककार कालिदास मध्य प्रदेश के किस स्थान से जुड़े हुए हैं? तो भाई ये जुड़े हुए हैं उज्जैन से। कहाँ से? ये उज्जैन से जुड़े हुए हैं। क्लियर है, कहाँ से भाई? उज्जैन से जुड़े हुए हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? सबसे पहला विकल्प है 1984, या फिर 1978, या फिर विकल्प सी है 1988, या फिर विकल्प डी है आपका 1974। बताएं कब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, बताइएगा। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? बहुत बढ़िया। तो आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि भोपाल गैस त्रासदी जो है, भोपाल गैस त्रासदी जो है यह वर्ष 1984 में हुई थी। कब हुई भाई? वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी।
ठीक है। और कब यह 3 दिसंबर को हुई, कब हुई? 3 दिसंबर को हुई थी। कौन सी कंपनी में हुई थी? तो यूनियन, कौन सी भाई, कौन सी कंपनी में? यूनियन कार्बाइड कंपनी में हुई। ठीक है भाई, यूनियन कार्बाइड कंपनी में ये हुई थी। क्या? भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी कौन सी कंपनी में? यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। आगे बढ़ते हैं। और यह भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस के रिसाव के कारण हुई थी। किस गैस की? मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस के रिसाव के कारण हुई थी। और इसमें लगभग 15,000 लोग मृत हो गए थे। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य सीट कहाँ पर स्थित है? कभी कभी मुख्य सीट की जगह देता है मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है। दोनों ही सही हैं, कुछ भी पूछ ले आपको बताना है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है। बताइएगा, जल्दी से बताएं, अति अति महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो भी फैक्ट एमपी के बारे में याद आए आप लोग कमेंट किया करें ताकि सभी को पता चले। यासीन खान वेलकम टू तेज एजुकेशन, नए छात्र हैं। प्रीतम जाटव वेलकम टू तेज एजुकेशन, नए छात्र हैं, चलेगा। रागनी ठाकुर वेलकम टू तेज एजुकेशन, नए हैं। यशीन खान वेलकम टू तेज एजुकेशन, चले बहुत बढ़िया। दीपिका रजक नए हैं, वेलकम टू तेज एजुकेशन। जितेंद्र बामनिया नए हैं, वेलकम टू तेज एजुकेशन। तो भाई आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सुबह 8 बजे और रात 8 बजे रोजाना यह क्लास होती है। तो मुख्य पीठ कहाँ पर है? उच्च न्यायालय की जबलपुर में है। और उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ की स्थापना जबलपुर में कब हुई थी? इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। कब? 1956 में भाई इसकी स्थापना हुई थी। और खंडपीठ है भाई, खंडपीठ कहाँ कहाँ पर है? खंडपीठ आपकी ग्वालियर है। खंडपीठ ही आपकी कहाँ पर है भाई? खंडपीठ ही आपकी इंदौर में है, इतना आप याद रखिएगा। भोपाल अभी भाई प्रस्तावित है। भोपाल खंडपीठ अभी क्या है भाई? भोपाल खंडपीठ अभी प्रस्तावित है, इतना आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नेशनल नॉलेज नेटवर्क का उद्देश्य क्या प्रदान करना था? बताइएगा। नेशनल नॉलेज नेटवर्क का उद्देश्य क्या प्रदान करना था? बताइएगा। नेशनल नॉलेज नेटवर्क का उद्देश्य क्या प्रदान करना था? सबसे पहला स्कूलों में इंटरनेट सुविधा या आभासी कक्षाएं अर्थात वर्चुअल क्लासरूम उपलब्ध कराना, या फिर बुनियादी सुविधाएं या मैं कहूँ इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना, या फिर गाँवों में पुस्तकालय उपलब्ध कराना नेशनल नॉलेज नेटवर्क का प्रमुख उद्देश्य था। जी बिल्कुल सही जा रहे हो। सभी लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सभी लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा। कुलदीप प्रजापति थैंक यू वेरी मच। जगदीश्वरी पटेल वेलकम टू तेज एजुकेशन, आपको ब्लू कर दिया है। नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमेशा याद रखें नेशनल नॉलेज नेटवर्क का उद्देश्य क्या भाई? आभासी कक्षाएं अर्थात वर्चुअल क्लासरूम उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। अगला प्रश्न है, देखो कितना प्यारा सा प्रश्न है भाई, कि उत्तरी मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के जो मंदिर हैं ना, इनको निम्नलिखित में से किस राजा के द्वारा बनवाया गया था? सबसे पहला विकल्प है कि मौर्यों के द्वारा, या कलचुरी राजाओं के द्वारा, या फिर चंदेल राजाओं के द्वारा, या फिर गुप्त राजाओं के द्वारा खजुराहो के मंदिरों को बनवाया गया था। तो आप हमेशा याद रखें कि खजुराहो के मंदिरों को बनवाया गया था भाई किसके द्वारा? थैंक यू वेरी मच अंजलि राठौर, थैंक यू वेरी मच। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? बड़ा प्यारा सा प्रश्न। और आपको ये तो पता ही होगा कि खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया है। लेकिन भाई इनको विश्व धरोहर स्थल में शामिल कब किया गया है? मैं आपको बता दूं 3 स्थलों को शामिल किया गया। एक तो 1986 में किया गया, एक 1989 में किया गया, और एक वर्ष 2003 में किया गया। ठीक है। और अब 2021 में किसको? ग्वालियर और ओरछा को भी रख लिया गया है। इनके लिए जो है जांच करने के लिए क्या है, अभी बाहर से लोग आएंगे। ठीक है। तो ग्वालियर के किले में तो भाई शायद 350 करोड़ कितना फंड जो है, या 50-100 करोड़ शायद फंड रिलीज हुआ है, उसकी डेंटिंग पेंटिंग चल रही है ग्वालियर के किले की। तो आप याद रखना ऐसी तरह ओरछा में चल रहा होगा। तो खजुराहो के मंदिरों को चंदेल राजाओं ने या चंदेल शासकों ने बनवाया। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत माना गया है? किसकी?
मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत किसको माना गया है? बताइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत किसको माना गया है? अति अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा, हम दिखना स्टार्ट करेंगे बिनी विश्वकर्मा 1 अगस्त से, जब हम डिटेल में एमपीजी के लाएंगे तब से। ठीक है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना, यूनेस्को के द्वारा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत माना गया है किसको? चारों विकल्प है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइएगा। मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जी हाँ, बड़ा प्यारा सा प्रश्न, तो हमेशा याद रखना, बड़ा खासम खास प्रश्न है भाई, खासम खास प्रश्न है। तो कुंभ मेला, कुंभ मेले को जो है मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत माना गया है। किसको भाई? कुंभ मेले को माना गया है, हमेशा याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अब देखो, कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है? कुंभ का मेला सबसे पहली बात तो ये हर एक 12 वर्ष में लगता है, और यह 4 जगह लगता है। एक तो इलाहाबाद में लगता है, दूसरा मध्य प्रदेश में उज्जैन में लगता है, तीसरा नासिक में लगता है, चौथा हरिद्वार में लगता है। तो मध्य प्रदेश में तो केवल उज्जैन में ही ये लगता है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर निर्यात गुणवत्ता वाली मार्बल की खानें मौजूद है? क्या है? निर्यात गुणवत्ता वाली मार्बल की खानें कहाँ पर मौजूद हैं? सबसे पहला विकल्प है सलीमनाबाद में, या मलाजखंड में, या पन्ना में, या फिर राजनगर में ये मौजूद हैं। जल्दी से बताओ भाई, कहाँ पर मौजूद हैं? बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, शानदार सा प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखें कि निर्यात गुणवत्ता वाली जो मार्बल की खानें हैं, क्या निर्यात गुणवत्ता वाली जो मार्बल की खानें हैं, यह मौजूद हैं भाई कहाँ पर? सलीमनाबाद में ये मौजूद है। कहाँ पर हैं भाई? सलीमनाबाद में ये मौजूद है। इतना तो आपको क्लियर रखना ही चाहिए भाई। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो, अब अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि जो संदीपनी आश्रम है मेरे सरकार, जो संदीपनी आश्रम है, जहाँ के बारे में माना जाता है कि यहाँ पर हमारे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने अपनी स्कूली शिक्षा ग्रहण की थी, यह मध्य प्रदेश के कौन से स्थान पर मौजूद है? क्या है? यह मध्य प्रदेश के कौन से स्थान पर मौजूद है भाई? चौथा विकल्प है चित्रकूट। क्या है? चित्रकूट। सिवनी, उज्जैन, चित्रकूट या फिर धार, बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। तो आप हमेशा याद रखें, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने जहाँ पर स्कूली शिक्षा ग्रहण की थी, वह संदीपनी आश्रम मौजूद है भाई। कहाँ पर? ये संदीपनी आश्रम मौजूद है आपका, कहाँ पर? उज्जैन में मौजूद है भाई ये संदीपनी आश्रम। इतना आप याद रखिएगा। सुमित बलोदिया को हमने ब्लू कर दिया, नए छात्र हैं। ममता गौड़ भी नए हैं। वेलकम टू तेज एजुकेशन। सभी नए छात्र तेज एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और अपना सपोर्ट करें, लाइक करें भाई। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश भोज ओपन विश्वविद्यालय, चलिए ये तो करंट का प्रश्न है, हालांकि प्रश्न है कि 12 वर्षों के बाद श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली का जो महामस्तकाभिषेक जो था, यह कब संपन्न हुआ था? यह कब संपन्न हुआ था, बताइएगा। अति 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 महत्वपूर्ण है, तो हमेशा याद रखें, ये संपन्न हुआ था भाई फरवरी 2018 में ये संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है कि अधरकांच गांव जो कि मोतियों की पारंपरिक गलसन माला के लिए जाना जाता है। क्या? अधरकांच गांव जो मोतियों की पारंपरिक गलसन माला के लिए, किसके लिए जाना जा रहा है भाई? गलसन माला के लिए जो जाना जा रहा है, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइएगा, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जी हाँ, बहुत बढ़िया, राजदीप। क्या है? राजदीप परमार को ब्लू कर दिया है, राजदीप परमार को ब्लू कर दिया है भाई। नए छात्र हैं तो सभी लोग नए छात्र तेज एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सुबह 8 बजे क्लास होती है आपके लिए लाइव, सुबह 8 बजे, और रात को 8 बजे भी लाइव क्लास होती है आप लोगों के लिए। तो डेली लाइव जरूर आया करें भाई, सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे। ठीक है, तो रात 8 बजे की क्लास, इसी तरह से मैराथन क्लास हुआ करेगी आप लोगों के लिए। इसी तरह से मैराथन 1.5 से 2 घंटे की क्लास हुआ करेगी। शिवा दाहेरिया को ब्लू कर दिया है, नए छात्र हैं। आरती लोधी को ब्लू कर दिया है, नई छात्रा हैं। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए लोग। तो हमेशा याद रखें, अधरकांच गांव जो है
गलसन माला के लिए जाना जाता है, ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में है। कुछ लोग विकल्प सी बता रहे हैं मंदसौर, नहीं मेरे सरकार, अलीराजपुर में है। ठीक है, और अलीराजपुर में क्या है, भावरा है या नहीं? अलीराजपुर में भावरा है या नहीं? चलिए अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण मंदिर वास्तुकला की एक अनूठी शैली है जो कि किले और मंदिर का मिश्रण है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर मौजूद है या कहाँ पर स्थित है, बताएं। ये कहाँ पर स्थित है भाई? बड़ा ही प्यारा सा, शानदार सा, अच्छा सा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि मौजूद है भाई कहाँ पर? ओरछा में ये मौजूद है। जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है ये कहाँ पर है? ये ओरछा में मौजूद है। और इस लक्ष्मी नारायण के मंदिर के निर्माण की अगर मैं बात करूं कि इस लक्ष्मी नारायण के मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो आप याद रखें लक्ष्मी नारायण के मंदिर का निर्माण कराया भाई किसने? वीर सिंह देव ने। किसने? वीर सिंह देव ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है भाई, किसने? वीर सिंह देव ने इसका निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश शासन के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कहाँ पर बसे होते हैं? ये छोटे और बिखरे आवासों में बसे होते हैं, या फिर विकल्प बी है अत्यधिक आबादी वाले केंद्रों में बसे होते हैं, या धार्मिक अल्पसंख्यकों वाले आबादी क्षेत्रों में बसे होते हैं, या विकल्प डी है बड़े कारखानों के परिसरों में ये बसे होते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कहाँ पर बसे होते हैं, बताएं। तो आप हमेशा याद रखें कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है ये बसे होते हैं छोटे और बिखरे आवासों में। कहाँ पर भाई? छोटे और बिखरे आवासों में ये बसे होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि खनिज संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? किसमें? खनिज संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार भारत में मध्य प्रदेश की पोजीशन क्या है भाई, बताइएगा। भारत में मध्य प्रदेश की पोजीशन क्या है, बताएं। अति महत्वपूर्ण है भाई, खनिज संसाधनों की उपलब्धता के मामले में क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है मध्य प्रदेश की? तो याद रखना दूसरी स्थिति है। ठीक है, कौन सी दूसरी स्थिति है भाई? मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर है भैया। अगला प्रश्न है कि मधई जंगल मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जीव मंडलों में से किसका एक हिस्सा है? कौन सा? मधई जंगल। जी हाँ, मैं मधई जंगल की बात कर रहा हूँ। मधई जंगल निम्नलिखित जीव मंडलों में से किसका एक हिस्सा है भाई? मधई जंगल, बताइएगा। मधई जंगल किसका एक हिस्सा है? अति महत्वपूर्ण है, तो आप हमेशा याद रखें मधई जंगल जो है कि निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है? तो ये है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा है। ठीक है, किसका? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का ये हिस्सा है भाई मधई जंगल। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इकबाल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, बताइएगा। इकबाल पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, बताएं। इकबाल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इकबाल पुरस्कार दिया जाता है उर्दू साहित्य में उत्कृष्टता के लिए। किसमें? उर्दू साहित्य में उत्कृष्टता के लिए इकबाल पुरस्कार दिया जाता है, हमेशा याद रखिए। किसमें? उर्दू साहित्य में। और ये जो इकबाल पुरस्कार है ये पूरे भारत देश का उर्दू भाषा में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है भाई। ठीक है, उर्दू का सबसे बड़ा ये पुरस्कार है, हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित नेपा लिमिटेड क्या उत्पादन करता है? कहाँ पर भाई? बुरहानपुर जिले में स्थित नेपा लिमिटेड क्या उत्पादन करता है, बताइएगा। नेपा लिमिटेड क्या उत्पादन करता है? वेरी मोस्ट अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से बताएं भाई। नेपा लिमिटेड क्या उत्पादन करता है? तो आप हमेशा याद रखें कि जो नेपा लिमिटेड है यह उत्पादन करता है भाई किसका? न्यूज प्रिंट का। ठीक है, नेपा नगर का जो कारखाना है ये किसका भाई? किसका उत्पादन करता है? बुरहानपुर का
कहाँ, नेपानगर कारखाना, नेपानगर का अखबारी कागज बनाने का कारखाना ये पैदा करता है। प्रश्न है कि ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? क्या है? ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय, सबसे पहला है सत्यजीत रे, AR रहमान, और विकल्प सी है गुरुदत्त। विकल्प सी क्या है? गुरुदत्त। और विकल्प डी है भाई भानु, क्या है? भानु अथैया। ठीक है, विकल्प डी। बताएं कौन है जिन्होंने ऑस्कर जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं? बताएं ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय निम्न में से कौन हैं? अति अति महत्वपूर्ण है कि ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो आप हमेशा याद रखें कि ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। क्या जवाब है? क्या सही जवाब है इसका? भानु अथैया इसका सही जवाब है। ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय हैं भानु अथैया। प्रश्न है मूल पंचतंत्र किसके द्वारा लिखित थी? बताएं मूल पंचतंत्र किसके द्वारा लिखित थी? बताएं, अति अति महत्वपूर्ण है, मूल पंचतंत्र किसके द्वारा लिखित थी? बताएं। लक्ष्मी, सरला, बिनी, राधा, सीमा, रेणु, निधि, निशा, मांडवी, ललित, मालवीय, निशा, प्रार्थी, रोहित, MS, कान्हा, प्रिया, गीता, शिवा। भाई नाम भी नहीं पढ़ पा रहे, इतनी स्पीड से कमेंट निकल रहे हैं। हमेशा याद रखें मूल पंचतंत्र किसके द्वारा लिखित थी, तो इसका सही जवाब है कि भाई ये पंडित विष्णु शर्मा। किसके द्वारा? पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा मूल पंचतंत्र लिखित थी। ठीक है, किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा ये लिखित थी मूल पंचतंत्र। प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड, क्या है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड निम्नलिखित में से किस फिल्म समारोह में दिया जाता है? बताइएगा। गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है किस फिल्म समारोह में दिया जाता है? ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिया जाता है, या कान फिल्म समारोह में, या वेनिस फिल्म समारोह में, या गोल्डन ग्लोब समारोह में ये दिया जाता है? भाई बिल्कुल 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे चलेगी, 100% 2 घंटे चलेगी। ठीक है, 2 घंटे अभी हुए नहीं हैं, 7:15 पर शुरू हुई थी, 8:15 पर। तो आप याद रखिएगा इसका सही जवाब है भाई विकल्प बी, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ गन कैरेज फैक्ट्री है? बताएं गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ पर मौजूद है? बताइएगा भाई, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ पर मौजूद है? जल्दी से बताएं गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ पर मौजूद है? जी हाँ, रात 8 बजे से चल रही है क्लास, रात 8 बजे से चल रही है, 8:15 पर शुरू हुई थी आज, और सुबह 8 बजे भी क्लास होती है भाई, ऐसे ही सुबह 8 बजे भी क्लास होती है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ पर है मौजूद, तो ये है हमारे भोपाल में रखी हुई है। गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ पर है? हमारे भोपाल में रखी हुई है गन कैरेज फैक्ट्री। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, आपको अगर घर ले जानी है तो ले जा सकते हो। चलो अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में स्थित गायकों का एक पारंपरिक समुदाय कौन सा है? क्या है? बघेलखंड क्षेत्र में स्थित गायकों का एक पारंपरिक समुदाय निम्न में से कौन सा है? बताइएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, बताएं। तो आप हमेशा याद रखें मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में स्थित गायकों का एक पारंपरिक समुदाय कौन सा है भाई? बसदेव एक पारंपरिक समुदाय है। क्लियर है, विकल्प डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके द्वारा मध्य प्रदेश में भीमबेटका शैलाश्रय की खोज की गई और दुनिया को बताया था? किसके बारे में? भीमबेटका शैलाश्रय के बारे में किसने बताया, किसने इनकी खोज की थी भाई भीमबेटका शैलाश्रय की? बताएं भीमबेटका शैलाश्रय की खोज किसने की थी? और भीमबेटका कौन से जिले में है? भीमबेटका है भाई, भीमबेटका शैलाश्रय रायसेन जिले में है। कौन से में? रायसेन जिले में है भीमबेटका शैलाश्रय, हमेशा याद रखना। और इसकी खोज की थी VS वाकड़कर ने। किसने भाई?
BS वाकड़कर ने इनकी खोज की थी, इतना आप याद रखिएगा भाई, ठीक है। विकल्प डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ता हूँ, प्रश्न है कि रानी दुर्गावती ने भूतपूर्व मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस रियासत पर शासन किया था। भूतपूर्व मध्य प्रदेश की किस रियासत पर रानी दुर्गावती ने शासन किया था, बताएं। बहुत ही प्यारा सा बढ़िया प्रश्न है, बताएं भाई। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो भाई साहब रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जो है ये हमारी जबलपुर में। भाई पूरे आएंगे पीएससी में, पूरे हमारी जो पुलिस के लिए पढ़ा रहा हूँ ना उसमें से 50 प्रश्न आए थे, 50 प्रश्न। कल एक छात्रा कह रही थी और उसके 83 का स्कोर रहा था उसका, ठीक है। एमपीपीएससी प्री में अच्छे अच्छे लोगों का स्कोर नहीं रहा है, अच्छे अच्छे लोगों का स्कोर नहीं रहा है। सब जो पहले प्री क्वालिफाई थे ना वो लोग भी धरे रह गए इस बार, क्योंकि पहले जैसा पैटर्न ही नहीं आया था इस बार। तो हमेशा याद रखें रानी दुर्गावती ने, अगली बार से हम अगले एमपीपीएससी प्री के लिए क्लासेस देंगे, ठीक है। प्री के लिए क्लासेस हम देंगे, हमेशा याद रखें। रानी दुर्गावती ने किस रियासत पर शासन किया था भाई? तो इसका सही जवाब है इन्होंने शासन किया था गोंडवाना पर। किस पर? गोंडवाना पर शासन किया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ नौरता नामक लोक नृत्य शैली प्रचलित है? कौन सी भाई? नौरता नामक नृत्य शैली कहाँ पर प्रचलित है? नौरता नामक नृत्य शैली, लोक नृत्य शैली बुंदेलखंड या विंध्याचल या फिर आपका मालवा या फिर बघेलखंड। तो आप याद रखना कि नौरता नामक जो लोक नृत्य शैली है, नौरता नामक जो लोक नृत्य शैली है यह प्रचलित है हमारे कहाँ पर भाई? यह प्रचलित है हमारे बुंदेलखंड में। यह कहाँ पर? यह हमारे बुंदेलखंड में प्रचलित है, ठीक है भाई। कहाँ पर है? यह हमारे बुंदेलखंड में प्रचलित है, इतना आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्न में से किसमें उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? कौन सा भाई? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसमें उत्कृष्टता के लिए देते हैं? सबसे पहला विकल्प है कि क्रिकेट में उत्कृष्टता के लिए देते हैं, या तीरंदाजी में उत्कृष्टता के लिए देते हैं, या फिर विकल्प सी है ट्रैक और फील्ड में उत्कृष्टता के लिए। क्या? ट्रैक और फील्ड में उत्कृष्टता के लिए, या विकल्प डी है खेल प्रशिक्षण के लिए। किसके लिए? खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, बताएं किसके लिए दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार? तो हमेशा याद रखें कि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है भाई, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है किसके लिए? बिल्कुल, तो ये खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए? खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? मध्य प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? सबसे पहला विकल्प है 9, या फिर आपका विकल्प बी है भाई 10, या फिर आपका विकल्प सी है 11, या फिर आपका विकल्प डी है 12। बताइएगा कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, बताएं। तो इसका सही जवाब है कि कुल कृषि जलवायु क्षेत्र हैं भाई, कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 11 हैं, ठीक है। कितने हैं? 11। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश हमारे भारत के कितने भौगोलिक क्षेत्र का गठन करता है? अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ये भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का गठन करता है भाई अकेला हमारा मध्य प्रदेश? बताइएगा। जी हाँ, आपका सही है। तो ये जो प्रश्न था ना अभी कि मध्य प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र, भाई जिन लोगों ने बताया था ना 11, वास्तव में भाई आपने जो पढ़ाई की है ना, हर एक बेसिक चीज़ को, हर एक तथ्य को ढूंढ ढूंढ कर आपने पढ़ा है, अच्छे से याद भी रखा है। ऐसी तैयारी होनी चाहिए, और ऐसी जिनकी तैयारी थी वो पीएससी में अच्छा स्कोर कर पाए हैं।
बिल्कुल, तो इसका सही जवाब है 9.38%। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। दिए गए विकल्पों में से ऐसी कौन सी रचना है जो कालिदास की नहीं है। सबसे पहला विकल्प है राजतरंगिणी या कुमार संभवम, मेघदूतम या अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसका सही जवाब है राजतरंगिणी भाई कालिदास की रचना नहीं है। ठीक है, कालिदास की ये रचना नहीं है। तो भाई राजतरंगिणी किसकी है? राजतरंगिणी रचना है भाई किसकी? कल्हड़ की। किसकी रचना है? राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न है चलिए, उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन कितने साल के बाद होता है। सबसे पहला विकल्प है 5 साल के बाद, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद, या विकल्प डी है आपका 12 साल के बाद। बताइएगा कितने साल के बाद होता है उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन। बताएं, उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक कितने साल के बाद होता है। 100% सही जा रहे हो भाई, 100% सही जा रहे हो। जो लोग नए हो ना, जो नए छात्र हैं, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने हर दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई। सुबह 8 बजे भी यही लाइव क्लास होती है इसी तरह से, और रात को 8 बजे यह क्लास शुरू होती है। तो इसका सही जवाब है कि 12 वर्ष में उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन होता है और क्षिप्रा नदी के किनारे होता है। अगला प्रश्न है कि फिक्शन के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मूल उपन्यासकार कौन थे। पहले भारतीय मूल के उपन्यासकार कौन थे भाई। तो इसका सही जवाब है वी नायपॉल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए ए.आर. रहमान ने ऑस्कर पुरस्कार जीता। बताएं, किस फिल्म के लिए ए.आर. रहमान ने ऑस्कर पुरस्कार जीता। अति महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जल्दी से बताइएगा भाई। किस फिल्म के लिए ए.आर. रहमान ने ऑस्कर पुरस्कार जीता था। बताइएगा किस फिल्म के लिए ए.आर. रहमान ने ऑस्कर पुरस्कार जीता। बिल्कुल सही जा रहे हो। तो हमेशा याद रखना कि ए.आर. रहमान ने ऑस्कर पुरस्कार जीता भाई किसके लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए जीता था। अगला प्रश्न है कि रेल कोच फैक्ट्री मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है। कौन सी रेल कोच फैक्ट्री। बताएं, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर मौजूद है भाई रेल कोच फैक्ट्री, जल्दी से बताएं। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर मौजूद है बताएगा। तो हमेशा याद रखें कि रेल कोच फैक्ट्री मौजूद है भाई आपके कहाँ पर, भोपाल में। कहाँ पर है रेल कोच फैक्ट्री? भोपाल में है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में जंगलों का प्रतिशत कितना है। बताएं, कुल भौगोलिक क्षेत्र में जंगलों का प्रतिशत कितना है। तो इसका सही जवाब है कि मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में जंगलों के प्रतिशत की अगर बात करें तो भाई ये जंगलों का प्रतिशत कितना है। ये जंगलों का प्रतिशत है भाई 30% से अधिक। कितना है? 30% से अधिक। और पर्यावरण के दृष्टिकोण से वनों का प्रतिशत कितना होना चाहिए, कमेंट करके बताओ। पर्यावरण अनुकूलन के दृष्टिकोण से वनों का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 33% क्षेत्र पर, ठीक है, होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बंदर कूदनी मार्बल के पहाड़ स्थित है। बताइए, बंदर कूदनी कहाँ पर है? आसान सा प्रश्न है भाई, बंदर कूदनी कहाँ पर है। 30 से अधिक नहीं भाई, 33% होने चाहिए, ठीक है, 33% या इससे अधिक। जी बिल्कुल, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमेशा याद रखना कि बंदर कूदनी स्थित है भाई। बंदर कहाँ पे कूदेंगे? बंदर कूदेंगे भाई आपके कहाँ पर? बंदर कूदेंगे आपके कहाँ पर भाई? बंदर कूदेंगे आपके जबलपुर में। कहाँ पर बंदर कूदनी स्थित है भाई? जबलपुर में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने मुगलों से आधी शताब्दी तक लड़ाई की और बुंदेलखंड को मुक्त करवाया। बताइए,
किसने मुगलों से आधी शताब्दी तक लड़ाई की और बुंदेलखंड को मुक्त करवाया था? सबसे पहला विकल्प है राजा छत्रसाल, या टंट्या भील, या रानी अहिल्याबाई होलकर, या रानी लक्ष्मीबाई। बताइएगा, मुगलों से आधी शताब्दी तक किसने लड़ाई की और बुंदेलखंड को मुक्त करवाया था? तो राजा छत्रसाल हैं जिन्होंने बुंदेलखंड को मुक्त करवाया था। कौन है? राजा छत्रसाल हैं जिन्होंने बुंदेलखंड को मुक्त कराया और मुगलों से इन्होंने लड़ाई भी लड़ी थी। चलिए, प्रश्न है कि मालवा का सामुदायिक नृत्य निम्न में से कौन सा है? सबसे पहला विकल्प है बधाई, या नौरता, या मटकी, या गणगौर। इनमें से कौन सा मालवा का सामुदायिक नृत्य है? बताइएगा, इनमें से कौन सा मालवा का सामुदायिक नृत्य है? तो आप हमेशा याद रखें कि मालवा का सामुदायिक नृत्य है भाई कौन सा? मटकी। इज दैट क्लियर? कौन सा है? मटकी मालवा का सामुदायिक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो भाई अब आप हमारा तेज एग्जाम एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें, ठीक है। इस ऐप पर आपको मिलेगा फ्री मॉक टेस्ट और हर क्लास के पीडीएफ आपको 1 अगस्त से मिलना शुरू होंगे। कब से? 1 अगस्त से मिलना शुरू होंगे पीडीएफ। तो आप लोग ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना, लिंक में मैंने कमेंट डाल रखी है। और रोजाना इस एप्लीकेशन पर एक टेस्ट आता है, उस टेस्ट में जो जो टॉपर आता है वो भाई आप नाम देख सकते हैं, ठीक है। तो आप चुनिंदा मोस्ट वांटेड जो है स्टूडेंट्स की लिस्ट में आप आ सकते हैं। कितनी दूर हैं भैया आप मध्य प्रदेश के बेस्ट छात्रों के बीच में, आपका क्या स्कोर रह रहा है, कितनी आपको तैयारी करनी है, आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। क्या लिखना है आपको? सर्च करना है तेज एग्जाम, बस। फिर आप ऐप का नाम है भाई एमपी पुलिस तेज एग्जाम। क्या नाम है अब? एमपी पुलिस तेज एग्जाम नाम है भाई ऐप का, ठीक है। ये रहा ऐप, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पर जैसे ही तेज एग्जाम लिखेंगे तो ये नाम आपको मिलेगा, ये आपको लोगो मिलेगा तेज एग्जाम। सभी लोग डाउनलोड करें। क्लास कैसी लग रही है सभी लोग बताएं। रोजाना रात 8 बजे आपको लाइव आना है भाई। रोजाना कब? रात 8 बजे लाइव आना है सभी को। और सुबह 8 बजे अपने आप आ जाया करो। अगर लिंक ना भी आए व्हाट्सएप पर तब भी सुबह 8 बजे लाइव आ जाया करो, ठीक है। सुबह 8 बजे और रात 8 बजे। लिंक का कोई वेट नहीं करना है, बस यूट्यूब पर आपको सर्च करना है तेज एजुकेशन, सर्च करना है यूट्यूब पर और चैनल पर ऊपर ही आपको क्लास मिल जाती है जो लाइव आनी होती है, ठीक है। चलेगा, तो सभी लोग लाइक कर दें और अपने हर मित्र के साथ शेयर करना भाई, आपको वास्ता है। पूरे 200 लाइक कर दो, पूरे 200 लाइक कर दो जल्दी से, पूरे 200 लाइक कर दो। तो 200 लाइक कर दो भाई, 200 जल्दी से लाइक कर दो सभी लोग। 200 प्लस लाइक होने चाहिए अभी के अभी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे सुबह 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय महाकाल। लेकिन उससे पहले आप 200 लाइक करोगे। बस 10 लोगों की और कमी है, 10-12 लोगों की और कमी है। थोड़ा सा और भाई, 187 लाइक हो गए हैं। 190 लाइक हो गए भाई, 190 लाइक हो गए। थोड़ा और लाइक करें, जो जो लोग रह गए हों अभी सभी लाइक कर दो। 192 हो गए भाई, अभी भी देखो कुछ लोगों ने नहीं किया है, ये गलत बात है भाई। पूरे लोग कर दो। देखो 196 हो गए, ये गलत बात है भाई। 194, 195 हो गए भाई, ये गलत बात है। 5 लोग और जो बच्चे हैं वो भी लाइक कर दो भाई, 5 लोग और। 196 हो गई, ये गलत बात है भाई। आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? किस बात से शर्मा रहे हो? अरे नई नवीली दुल्हन थोड़े ना जो शर्मा रहे हो, हाँ। बस ये हुई ना बात, नई दुल्हन की तरह शर्माते हो। ये लो 200 प्लस कर दिया आप लोगों ने, ये हुई ना बात। अब मानेंगे कि हाँ तेज एजुकेशन के फैन हो भाई आप लोग। तेज एजुकेशन फैन, कूलर, एसी सब कुछ हो अब आप लोग, ठीक है। चले मिलते हैं सुबह 8 बजे और बिना लिंक शेयर किए आप लोग आ जाना, ठीक है। जगराता करेंगे सुबह भी और रात को भी 8 बजे जगराता करेंगे। और 1 अगस्त से क्या करूँगा, एमपी डिटेल में पढ़ाऊँगा रात को 8 बजे। और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा सा करंट अफेयर खाएंगे, ठीक है, रात के खाने में। चलिए मिलते हैं सुबह 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और रात को बढ़िया सोना, ठीक है। अच्छे अच्छे सपने लेना, वर्दी पहनना सपनों में भी, तभी तो सपनों को साकार हम करेंगे। सपने आप देखो, सपने आप देखो, साकार हम करेंगे, ठीक है। दोनों साथ मिलकर, हम भी और आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करें।